स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई जिनमें यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी एनआरआईज अपने सुपरमार्केट्स में राइस होर्ड करते हुए दिखाई दिए। इन इमेजेस और वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे ये एनआरआईज देश भर में अलग अलग स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े हैं और इनके बीच राइस की शॉर्टेजेस को लेकर एक अजीब सा पैनिक देखा जा सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये पैनिक मुख्य तौर पर इंडियन कम्युनिटीज के बीच नोटिस की जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ कंज्यूमर्स पैनिक बाइंग के साथ साथ प्रिकॉशन के तौर पर राइस के न्यूमरस पैकेट्स होल्ड भी कर रहे हैं। कुछ स्टोर्स में राइस की सेल पर लिमिट लगा दी गई है, जबकि कई दूसरी जगहों पर प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है। इन कम्युनिटीज के बीच बहुत से रेस्टोरेंट ने भी राइस बेस्ड डिशेस के दाम बढ़ा दिए हैं। कुछ स्टोर्स का कहना है कि भले ही उनके पास अभी स्टॉक की कमी ना हो, लेकिन उसके बावजूद उनको ये इन्फ्लेटेड प्राइस पर ही बेचने पड़ रहे हैं। जिस राइस वैरायटी ने सबसे ज्यादा अटेंशन गेन किया है वो है सोना मसूरी राइस। ये राइस की एक लाइटवेट मीडियम ग्रेन वैरायटी है जो साउथ इंडियन कम्युनिटीज स्टेपल की तरह यूज करते हैं। हालांकि यूएस में फिलहाल हर एक राइस वैरायटी प्राइस हाइक से गुजर रही है, लेकिन सोना मसूरी के बैग्स 30 to 40% हाई प्रीमियम रेट पर बिक रहे हैं। ऑन एन एवरेज यूएस में राइस का प्राइस लगभग 11% से बढ़ा है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर राइस की ग्लोबल सप्लाईज के साथ ऐसा क्या हो गया कि इनको होर्ड यानी जमा करने की जरूरत आन पड़ी। इस पैनिक बाइंग का क्या कारण है? इससे ग्लोबल मार्केट्स पर क्या असर पड़ सकता है? क्या दुनिया फिर इन्फ्लेशन की चपेट में जा रही है? क्या राइस की शॉर्टेजेस और ये पैनिक बाइंग किसी नए खतरे का संकेत दे रही है? आज के वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो ये तो हम सब जानते हैं कि राइस दुनिया के मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड सीरियल्स में से एक है। ये दुनिया के 3 बिलियन लोगों का स्टेपल फूड है। इंडिया 150 से भी ज्यादा कंट्रीज को राइस सप्लाई करता है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों के लोगों की डाइट में ये एक शेयर ऑक्युपाई करता है। उदाहरण के लिए यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, फिलीपींस और श्रीलंका जैसी कंट्रीज के लोगों की डेली कैलोरी इनटेक में राइस 40 to 67% कंज्यूम करता है। चाइना दुनिया में राइस का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और ऊपर बताई हुई कंट्रीज में से बांग्लादेश, भूटान, चाइना, श्रीलंका और नेपाल जैसी कंट्रीज राइस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन भारत से इंपोर्ट करती हैं। एशिया और सब सहारन अफ्रीका की मार्केट्स इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स की मेजर मार्केट हैं। 42 कंट्रीज अपने टोटल राइस इंपोर्ट का 50% से भी ज्यादा भारत से इंपोर्ट करती हैं। 2022 में अफ्रीका की कई कंट्रीज में इंडिया का मार्केट शेयर 80% से भी ज्यादा रहा। इंडिया के बाद थाईलैंड, वियतनाम, चाइना और पाकिस्तान राइस के लीडिंग प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स की लिस्ट में आते हैं। अब यदि हम राइस की सडन पैनिक बाइंग पर वापस आएं, तो कहानी की शुरुआत होती है 20 जुलाई 2023 को, जब इंडिया की फूड और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री एक नोटिस के जरिए इंडिया के नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट्स को इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर देती है। लेकिन जो वेसल्स लोडिंग की स्टेज पर थी उनका एक्सपोर्ट होना अलाउ कर दिया जाता है। जब से ये नोटिस रिलीज हुई है तभी से दुनिया के अलग अलग कोने से ये पैनिक बाइंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक लॉन्ग टाइम रेसिडेंट के मुताबिक यूएस में ऐसी ही सिचुएशन अब से लगभग 3 साल पहले भी देखने को मिली थी, जब इंडिया ने वीट का एक्सपोर्ट बैन किया था। गवर्नमेंट का कहना है कि इस एक्सपोर्ट बैन के 2 कारण हैं। पहला, इंडियन मार्केट में नॉन बासमती व्हाइट राइस की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, और दूसरा, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस वोलेटिलिटी को शांत करके उसे एक स्टेबल लेवल पर लाना। फूड मिनिस्ट्री के मुताबिक लास्ट 1 महीने में राइस के रिटेल प्राइसेस 3% और पिछले 12 महीनों में 11.5% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 से इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में राइस के प्राइसेस 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये एक्सपोर्ट बैन इंडियन राइस के 75 to 80% एक्सपोर्ट को कवर कर रहा है। लास्ट ईयर इंडिया के टोटल 22 मिलियन टन्स ऑफ राइस एक्सपोर्ट में नॉन बासमती व्हाइट और ब्रोकन राइस का शेयर 10 मिलियन टन्स था। इसी कैटेगरी के एक्सपोर्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है। इसके अलावा पैर बॉइल्ड राइस, जो लास्ट ईयर इंडिया के टोटल राइस एक्सपोर्ट में 7.4 मिलियन टन्स कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो इस बैन का हिस्सा नहीं है। इस स्टेप से पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट फूड इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस एक्सपोर्ट बैन ने ग्लोबल राइस मार्केट में पैनिक क्रिएट कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 15 सालों में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर बनकर सामने आया है। ये ट्रांजिशन हमें पिछले 1 दशक में ही देखने को मिला है।
यदि हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलट कर देखें तो 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत तक इंडिया राइस का नेट इंपोर्टर हुआ करता था, लेकिन लेट 1970s तक इंडिया इस फील्ड में काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो गया और 2000 के दशक की शुरुआत तक ये राइस का एक नेट एक्सपोर्टर बन गया। 2010 के बाद से इंडिया में राइस का प्रोडक्शन 40% से बढ़कर 136 मिलियन टन तक पहुंच गया है। चाइना के 146 मिलियन टन ऑफ राइस प्रोडक्शन के बाद इंडिया राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। इसी बीच इंडिया के राइस एक्सपोर्ट 20 मिलियन टन तक बढ़ गए हैं, लेकिन चाइना के राइस एक्सपोर्ट्स इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स का फ्रैक्शन मात्र रहे। इसके चलते 2014 से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर बन गया। पिछले 4 सालों में ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट्स में इंडिया का मार्केट शेयर 40% से अधिक रहा है, यानी ग्लोबल मार्केट का एक मेजॉरिटी शेयर इंडिया के पास है। इसलिए दुनिया भर में इन्फ्लेशन और फूड शॉर्टेजेस का डर बना हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर और वेदर डिस्टर्बेंस के कारण ग्लोबल फूड मार्केट्स की हालत पहले से ही खराब चल रही है। इसलिए इंडिया का ये राइस एक्सपोर्ट बैन एक ऐसा मूव है जो ग्लोबल मार्केट में इतनी हलचल लेकर आया है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 के बाद से ग्लोबल राइस मार्केट में 15 to 20% हाइक देखने को मिल चुका है। हालांकि इंडिया का ये करंट मूव आउट ऑफ सडन देखने को नहीं मिला, इसीलिए ये किसी सरप्राइज की तरह नहीं आना चाहिए। डेटा के मुताबिक हाई ग्लोबल प्रोसेस के दौर में इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट पर बहुत बार कंट्रोल मेजर्स इंपोज किए हैं। उदाहरण के लिए 2007-8 और 2010-11 की फूड प्राइस क्राइसिस के दौरान इंडिया ने एक्सटेंडेड पीरियड के लिए नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को बैन किया था। ये लेटेस्ट बैन भी हमारे प्रीवियस एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के बाद एक एड ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर की तरह सामने आया है। 2022 में जब ग्लोबल मार्केट्स रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान डिस्टर्ब हुई, तब इंडिया ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को बैन किया था। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के डर के कारण व्हीट के एक्सपोर्ट्स को बैन और शुगर के एक्सपोर्ट्स को भी रिड्यूस किया है। साथ ही नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर एक 20% एडिशनल टैरिफ इंपोज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद 2022 में इंडिया ने 22.3 मिलियन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड हाई राइस एक्सपोर्ट किया। लेकिन अब इस बैन के बाद ये फिगर तेजी से ड्रॉप कर सकता है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बीवी कृष्णा राव का कहना है कि इंडिया का ये एक्सपोर्ट बैन यूक्रेन के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा तेजी से ग्लोबल राइस मार्केट को डिसरप्ट कर सकता है। यदि हम क्राइसिस की जड़ में जाएं तो इसकी रूट्स रशिया यूक्रेन वॉर में ट्रेस की जा सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रशिया और यूक्रेन वर्ल्ड के लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। यदि आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन मिलकर वर्ल्ड वाइड व्हीट एक्सपोर्ट का 29% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जब से इनके बीच ये वॉर शुरू हुई है, व्हीट की ग्लोबल सप्लाईज लगातार एक क्राइसिस से गुजर रही हैं। यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल फूड प्राइसेस में पहले ही बहुत डिजास्टर क्रिएट किया है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट के ऊपर रशियन अटैक इंटेंसिफाई होते नजर आया है और इस अटैक में 60,000 टन ऑफ व्हीट डिस्ट्रॉय हो गया और इससे ग्लोबल व्हीट प्राइसेस ने 7% का शार्प राइज देखा। जाहिर है कि इससे ग्लोबल मार्केट में फूड क्राइसिस और भी ज्यादा सीवियर हो गई और इसका इम्पैक्ट बाकी स्टेपल सीरियल्स के ट्रेड पर भी हमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इंडिया में वेदर के डिस्टर्बेंसेस ने इस साल राइस के प्रोडक्शन को बड़े लेवल पर इम्पैक्ट किया। उदाहरण के लिए पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स में हेवी रेनफॉल हुई, जिसके चलते नॉर्दर्न स्टेट्स के राइस पैडी फील्ड्स एक हफ्ते से ज्यादा पानी में डूबे रहे, जिससे न्यूली प्लांटेड सीडलिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए और फार्मर्स को इन फील्ड से वाटर के हटने का इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने यहाँ राइस की प्लांटेशन की। इसके अलावा बाकी मेजर राइस ग्रोइंग स्टेट्स में फार्मर्स ने पैडी नर्सरीज को तो प्रिपेयर कर लिया, लेकिन इनएडिक्वेट रेनफॉल की वजह से वो सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए। हालांकि जब से सरकार ने राइस के परचेजिंग प्राइस को इंक्रीज किया था, तब से राइस का कल्टीवेशन एरिया इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ रहे थे, लेकिन इस साल अब तक फार्मर्स ने 2022 के कंपैरिजन में 6% स्मॉलर एरिया में राइस पैडी का प्लांटेशन किया। इसके अलावा इसी हफ्ते इंडिया और थाईलैंड के बाद वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर वियतनाम के एक्सपोर्ट प्राइसेस डिकेड हाई मार्क पर पहुंच गए। ये सारे सप्लाई कंसर्न्स एल निनो के कारण इतने बढ़ रहे हैं। एल निनो पैसिफिक के कुछ पार्ट की नेचुरल, टेम्परेरी और ओकेशनल वार्मिंग को कहा जाता है, जो ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज के कारण ये फिनोमिनन दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता जा रहा है। इस साल ये अपने शेड्यूल टाइम से 1 से 2 महीने पहले जून में अनाउंस किया गया, जिसकी वजह से इसको ग्रो होने का और भी ज्यादा टाइम मिल गया। राइस के प्रोडक्शन के टर्म्स में बात करें तो एल निनो का मतलब
एक वाटर थर्स्टी क्रॉप के लिए लेस रेनफॉल। और जाहिर है कि इससे राइस प्रोडक्शन तो हिट होना ही था और यही हुआ। पाकिस्तान में आई डिवास्टेटिंग फ्लड्स ने भी राइस के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को बड़े लेवल पर इफेक्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान भी राइस के एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर में गिना जाता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड का 90% राइस एशिया में ग्रो और कंज्यूम होता है, लेकिन एल निनो के कारण ये प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर हिट हुआ है। वियतनाम के 5% ब्रोकन राइस 515 से $525 पर मेट्रिक टन के रेट पर ऑफर किए गए, जो कि 2011 के बाद अब तक का हाईएस्ट रेट था। जबकि थाईलैंड के 5% ब्रोकन व्हाइट राइस का एवरेज प्राइस लास्ट ईयर के एवरेज से 16% हाइयर था। वहीं इंडिया के 5% ब्रोकन पैरबॉइल्ड वैरायटी 421 से 428 पर मेट्रिक टन के रेट के साथ अपने 5 ईयर हाई पर पहुंच चुके हैं। उसी तरह चाइना भी इन वेदर कंडीशंस के चलते पुअर राइस प्रोडक्शन से जूझ रहा है। अब चूंकि थाईलैंड और वियतनाम के पास इस शॉर्टफॉल को एड्रेस करने के लिए इनफ इन्वेंट्रीज नहीं है, तो इससे अफ्रीकन बायर्स पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये वो कंट्रीज हैं जो अपनी सोर्स को इतने कम समय में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये न्यू दिल्ली से शिपमेंट्स रेज्यूम करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी ग्लोबल इन्फ्लेशन को चेक रखने के लिए इंडिया को इस बैन को एंड करने के लिए इनकरेज किया है। तो सब सवाल यह है कि इस बैन का इफेक्ट दुनिया भर के राइस प्राइसेस पर, तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यह सबसे पहला फैक्टर ये है कि ये एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कितने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। 2022 में जब इंडिया ने अपने व्हीट एक्सपोर्ट्स पर एक सडन बैन इंपोज किया था, तब ये साफ हो गया था इंडिया अपने एग्जिस्टिंग लेटर ऑफ क्रेडिट को फुलफिल करेगा और साथ ही वो ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए नेबरिंग कंट्रीज की व्हीट सप्लाईज को कंटिन्यू करता रहेगा। इसलिए 2022 में इंडिया के व्हीट एक्सपोर्ट्स ने रिकॉर्ड लेवल अचीव किया। हालांकि शुरुआत में इस बैन के कारण ग्लोबल व्हीट प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए, लेकिन इवेंचुअली ये प्राइसेस रिट्रीट होने लगे। लेकिन साल के एंड तक इन एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम्स ड्रॉप होने लगे। यानी इंडिया नेबरिंग कंट्रीज को नॉन बासमती राइस की सेल कंटिन्यू करता है, और यदि ये टेम्परेरी प्रूव होता है तो उसका मार्केट इंपैक्ट लिमिटेड हो सकता है। लेकिन ये उन कंट्रीज के लिए सीरियस इंप्लीकेशन लेकर आने वाला है जो करंटली पूरी तरह अपनी राइस इंपोर्ट के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट है। बाकी ग्रेन्स के कंपैरिजन में राइस ग्लोबल मार्केट में काफी थिनली ट्रेडेड किया जाता है। टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का 11% राइस एक्सपोर्ट होता है, जबकि मेज का 60%, व्हीट का 27% और सोयाबीन का 42% ट्रेड होता है। इसलिए भारत का ये बैन जो ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट के 40% हिस्से को अफेक्ट कर रहा है, ये दुनिया के बाकी सप्लायर्स और राइस इन्वेंट्रीज पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यहाँ सेकंड फैक्टर होगा एल निनो और समर मॉनसून सीजन पर इसका इम्पैक्ट। यदि इस साल साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में हमें राइस के नॉर्मल यील्ड्स मिल पाते हैं, तो अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया का प्रेशर कंसिडरेबली रिड्यूस हो सकता है। लेकिन एल निनो के कारण इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसी कंट्रीज में हुई पुअर राइस क्रॉप्स ने मार्केट सप्लाईज को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, और ये फैक्टर केवल अभी नहीं बल्कि आने वाले सालों में और तेजी से इंटेंसिफाई होता नजर आएगा, और इससे होने वाली प्राइस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। यहाँ थर्ड फैक्टर इस बात पर डिपेंड करता है कि इंडिया का ये एक्शन किस डिग्री तक बाकी राइस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में स्प्रेड होता है। 2007 और 8 के फूड प्राइस हाइक के दौरान हमने देखा था कि कैसे जब कुछ मेजर राइस एक्सपोर्टर्स ने अपने एक्सपोर्ट्स पर बैन इंपोज किया, तब बाकी राइस एक्सपोर्टर्स ने भी इस सूट को फॉलो किया। वियतनाम ने जून 2007, इंडिया ने अक्टूबर 2007 और मई 2008 तक आते आते पाकिस्तान और थाईलैंड ने भी एक्सपोर्ट बैन इंपोज कर दिया। अब चूंकि इन चारों मेजर राइस एक्सपोर्टर्स का कंबाइंड मार्केट शेयर 70% से भी ज्यादा था, तो जाहिर है इन बैन्स के बाद ग्लोबल फूड मार्केट्स में रिकॉर्ड प्राइस हाइक देखने को मिला। अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2008 के बीच बेंचमार्क थाई राइस का प्राइस लगभग 3 गुना बढ़ गया। यानी अगर सीरियस शॉर्टेजेस के कारण नॉन बासमती राइस पर इंपोज किया गया राइस बैन और कहीं भी रिप्लिकेट होता है, तो जाहिर है कि इससे ग्लोबल मार्केट बहुत शार्पली रिएक्ट करने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि इंडिया की ओर से डोमेस्टिक प्राइस और सप्लाईज को देखते हुए किया गया राइस एक्सपोर्ट बैन एक इनविटेबल मेजर है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि बैन ग्लोबल कमोडिटीज की मार्केट को एक बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करने का पोटेंशियल रखता है, जिनकी हालत पहले से ही बहुत नाजुक है। लेकिन अब इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करके आगे बढ़ना है, ये आने वाले हफ्तों में एटमॉस्फेरिक कंडीशन और इस एक्सपोर्ट बैन के स्पेसिफिक डिटेल क्लियर होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ऐसे में जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे, उसमें ग्लोबल हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, न्यूट्रिशन और पॉवर्टी जैसे क्रूशियल फैक्टर्स को कंसीडर किया जाना बेहद इंपॉर्टेंट है, ताकि इसके ओवरऑल ग्लोबल इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके।
और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई